गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एसएसटी से साइंस का आपका सिलेबस 6 चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी हम लोग एसएसटी में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये पहले मैंने इसको नोट डाउन कर दिया, आपको परेशानी ना हो। तो इन्वायरमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है, मतलब कि इन्वायरमेंट में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मिला के हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड सर्वाइव्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, कुछ भी हों, वो जिंदा हों या जैसे पहाड़, नाले, नदियाँ, जो भी हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिसमें हम सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिसके अंदर हम सरवाइव करते हैं, हवा, पानी, ज़मीन, ये सब क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं। उनका एक इन्वायरमेंट होता है, उसके बाहर वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। कंपोनेंट क्या है, मतलब कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो दो टाइप होगा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का, जो टाइप होगा वो होगा नेचुरल एंड मैन मेड। मतलब कि वो इन्वायरमेंट जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है और एक जिसको कि इंसानों ने बनाया है। मतलब नेचुरली का मतलब जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी क्या कहते हैं, रिवर्स, एनिमल्स, वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स वगैरह, माउंटेन्स, ये किसके पार्ट हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट के। और मैन मेड में क्या आता है? हमने जो एक अपना समाज बना रखा है, इकोनॉमी है, कल्चर हमारा है, इसके अलावा जो हमने रोड्स, ब्रिज, ये सब बना रखे हैं, ये सब जो है वो मैन मेड क्रिएटेड है। तो इसे हम मैन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरी चीज जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक जो जिंदा चीजें हैं, दूसरा जो जिंदा नहीं है। तो जिंदा को हम जो जिंदा नहीं है उसको हम कह सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, और जो जिंदा है उसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या चीजें आएंगी? फिजिकल में आपको आएंगे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। फिजिकल में क्या आएंगे? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए ये ओके। लिथोस्फेयर, लिथ मतलब होता है स्टोन। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था, लिथ का मतलब स्टोन। जहां भी लिथ वर्ड आ जाए मतलब उसका स्टोन से। लिथोस्फेयर, वो स्फेयर मतलब जो पत्थर की जगह है, मतलब कि हमारा जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, जो जमीन वाला पार्ट है, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ओके, जिसमें हमारे कंट्री, कॉन्टिनेंट, जंगल, प्लांट्स जो उगते हैं, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। दूसरा है हाइड्रोस्फेयर, फिजिकल का पार्ट है ना जी। हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है? हाइड्रो वर्ड जहां भी आ जाएगा उसका मतलब वाटर से रिलेटेड होगा। हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर वाला एरिया, यानी उसमें रिवर और लेक और ओशन, ये सारे जो ग्लेशियर हैं वो भी उसके पार्ट होते हैं। एंड देन एटमॉस्फेयर, जो हमारा ये जो एयर वाला पार्ट है, जो हमारे ये अर्थ के किनारे जो एयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बाकी की गैसेस मौजूद हैं। तो ये हो गया फिजिकल, है ना जी। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल होगा, जिसमें प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल एंड वी ह्यूमन बीइंग, ये जिसमें रहते हैं उसे हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। ह्यूमन का हमने पढ़ लिया। अगर डिवीजन का इन्वायरमेंट का अगर डिवीजन किया जाए तो इसको हम बायोटिक और अबायोटिक में बांट सकते हैं। किसमें? अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मतलब फिजिकल, बायोटिक मतलब जो जिंदा, आई मीन जिंदा चीज है, अबायोटिक जो जिंदा नहीं है। सो एनीवे,
तो अब पेज नंबर कौन सा है, 81 पे हम लोग हैं। तो डिवीजन ऑफ एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले अबायोटिक पढ़ेंगे, यानी जो जिंदा नहीं है, उसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अभी आपको बताया। तो सबसे पहले हमारा जो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो अर्थ के ऊपर का जो लेयर है मिट्टी वाला, जिसपे कि प्लांट्स वगैरह उगते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। कितनी? 100 किलोमीटर। तो इस पे सारे लैंडफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। लैंडफॉर्म का मतलब जैसे माउंटेन इसी पे होगा, प्लेट्यू इस पे होगा, प्लेन्स होगा, वैली होंगे, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ओके। हाइड्रोस्फीयर, इसके बाद होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो वाटर वाले पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लेशियर है, जो आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर किसे कहते हैं? वो बिल्कुल ठंडा इलाका जहाँ पे जो पानी है वो बर्फ के फॉर्म में फुल टाइम जमा पड़ा है, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। जैसे आर्कटिक रीजन में पूरा बर्फ जमा हुआ है, फ्रिजिड जोन में जो आपने पढ़ा है, वो पूरा इलाका, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर, है ना जी। तो वो भी ग्लेशियर भी हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। उसके अलावा ओशन है, रिवर्स है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम है ये, और फिर जो वाटर वेपर है, जो नीचे से पानी गर्म होके वाटर वेपर में चेंज होके जो ऊपर जाता है, वो भी हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो ये है हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो एक एयर का एनवेलप है हमारे अर्थ के किनारे, मतलब जो पूरा एक ब्लैंकेट एक चारों तरफ से जो अर्थ के है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है ना जी, ये अर्थ है, तो इसके किनारे पूरा क्या है, लगभग 100 किलोमीटर के इसके एटमॉस्फेयर है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और पता नहीं कौन कौन सी गैसेज होती हैं, और उसके बाद एयर नहीं होता है ना जी। तो ये चली क्यों नहीं जाती इधर उधर? ये जो हवा है खुली है, हवा तो कहीं भी चली जाती है, तो ये खुल के सारी उड़ के कहीं क्यों नहीं चली जाती? जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ का, ग्रेविटेशन फोर्स साइंस में आप पढ़ेंगे कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, और जब फिजिकल क्लास होगी तो आपको करके बताया जाएगा कि एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क। जो ग्रेविटेशन, आप अभी बस इतना समझ ले, ग्रेविटेशन का मतलब होता है जिस चीज के अंदर ग्रेविटेशन है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, मतलब वो किसी चीज को भी खींचेगी अपनी तरफ। मतलब कि अगर मेरे अंदर ग्रेविटेशन है, मतलब मैं किसी भी चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को मैं अपनी तरफ आकर्षित करूं, खींच के रखूंगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो अर्थ का अपना ग्रेविटेशन है, तो अर्थ के ग्रेविटेशन का मतलब वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के पास इसीलिए चिपका हुआ, वो नहीं जाता उड़ के कहीं और, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन ने उसको अपनी तरफ बांध के रखा हुआ है। ठीक है। एटमॉस्फेयर के बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये जो हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि बहुत नुकसानदेह होती हैं, उसको रोकता है। इसके अलावा जो उसको क्या कहते हैं, जो सनलाइट है डायरेक्ट आएगी, वो भी असर करेगा। तो इन सब सारी चीज़ों से हमें एनवायरनमेंट बचाता है। बाकी और भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितना ज़्यादा डिटेल में ये एटमॉस्फेयर कितना हमें ये बचा के रखता है और कितने फ़ायदेमंद है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हुआ अबायोटिक जो कंपोनेंट है उसके, ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आ जाइए बायोटिक में। बायोटिक मतलब जो जिंदा वाली चीज़ है, बायोस्फेयर एक है और एक इकोसिस्टम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर क्या होता है। बायोस्फेयर जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, और इकोसिस्टम जो होता है वो छोटे लेवल पे होता है। वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से, एकदम ध्यान दीजिएगा। बायोस्फेयर जो होता है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पढ़ा कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लाइफ तभी पॉसिबल होगी जब ये तीनों चीजें एक जगह अवेलेबल होंगी, तब। इनमें से कोई भी एक गायब रहेगा, लाइफ पॉसिबल नहीं है। यही मिलके एनवायरनमेंट बनता है ना, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? मान लो कि यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल वाटर है ना जी। वाटर में क्या है?
हाइड्रोस्फीयर है ना जी। तो क्या हम जाके वाटर में सरवाइव कर सकते हैं? नो। या वाटर से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो क्या उसके जो एनिमल्स उसमें जो रह रहे हैं वो सरवाइव कर पाएंगे? नो। क्या हम हवा में जाके सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि वो लिथोस्फीयर नहीं है, हम नहीं सरवाइव कर सकते हैं। क्या लिथोस्फीयर पे सिर्फ हम सरवाइव कर सकते हैं, वहां पे हाइड्रोस्फीयर ना हो, पानी ना हो, क्या जिंदा हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों एक जगह मिलते हैं तो उस इलाके को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये लिथोस्फीयर है ना जी, उसके बाद ये मान लीजिए कि ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, और ये मान लेते हैं कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये जो इलाका है, ये देखिए, ये जो इलाका है लिथोस्फीयर का भी है, हाइड्रोस्फीयर का भी है और एटमॉस्फेयर का भी है। तो इस इलाके को हम कहेंगे बायोस्फीयर। क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। ये पिक्चर आपके बुक में बनी हुई है, ये इलाका बायोस्फीयर है। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी और एटमॉस्फेयर भी है। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ लिथोस्फीयर, यहाँ पे लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर गायब है, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तीनों का एक जगह मिलना जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग। एक जंगल में भी क्या है? लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। एक पॉन्ड है, ओशियन है, उसके अंदर भी लिथोस्फीयर है ना जी, एटमॉस्फेयर है एंड हाइड्रोस्फीयर। तो ये क्या हो गया? ये सब बायोस्फीयर के पार्ट है। ओशन भी, जंगल भी, फॉरेस्ट, पॉन्ड, हम जहां रह रहे हैं, ये सब बायोस्फीयर का पार्ट है। अब आइए इसमें इकोसिस्टम क्या चीज है भाई? इकोसिस्टम होता है एक पर्टिकुलर जगह, एक ऐसा इलाका जहां पे कुछ खास जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, जो जिंदा चीजें हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट से रहती हैं, और वहां का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों पे के भी सहारे रहती है। इकोसिस्टम क्या हुआ? एक पर्टिकुलर एरिया, वहां के जो एक खास एरिया जहाँ के सारे जो लिविंग थिंग है, जैसे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल और जो भी ह्यूमन या जो भी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, वो उसके भी डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में फर्क क्या हुआ? बायोस्फीयर एक तालाब को भी कहते हैं, एक जंगल को भी कहते हैं, एक जहां हम रह रहे हैं ये भी बायोस्फीयर है, ओशन भी बायोस्फीयर है। लेकिन इकोसिस्टम मैंने कहा एक खास इलाका जहां पे उसमें रहने वाले प्लांट्स, एनिमल ही सरवाइव कर सकते हैं। उनको वहां से हटाइएगा तो नहीं सरवाइव करेंगे, या उनमें किसी और को डाल दीजिएगा तो सरवाइव नहीं करेंगे। छोटा इलाका, फॉर एग्जाम्पल ये बायोस्फीयर, हम यहाँ रह रहे हैं। पॉन्ड एक बायोस्फीयर, वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है, वहाँ भी कोई रह रहा है, जैसे कि फिश, फ्रॉग रह रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी बायोस्फीयर का पार्ट है। जंगल, वो भी एक बायोस्फीयर का पार्ट है। तो क्या हम यहाँ पे जिंदा रह रहे हैं तो मुझे उठा के एक तालाब में या ओशियन में डाल दिया जाए तो मैं जिंदा रह सकता हूँ? नो। अब एग्जाम्पल दिया जाए, क्यों? वहाँ भी तो लिविंग थिंग रह रहे हैं, फ्रॉग रह रहा है, फिश रह रही है, तो मैं क्यों नहीं सर्वाइव कर सकता? तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या फ्रॉग को और फिश को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो वो कैसे जिंदा रहते, हम क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनका जीने का और रहने का, सांस लेने का तरीका एक दूसरा है, वो उसी पॉन्ड के हिसाब से बनाया गया, तो वो पॉन्ड में ही सरवाइव करेंगे। मैं यहाँ के लिए बनाया गया तो मैं यहीं सरवाइव करूंगा। मुझे उठा के अगर पॉन्ड में डाला जाए तो मैं मर जाऊंगा, और फिश को उठा के यहां पे घर पे ले आऊं तो वो भी मर जाएगी। तो ये मेरा इकोसिस्टम है, वो फिश का इकोसिस्टम है। फिश, फ्रॉग, वहां के इंसेक्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो वहां पे कीड़े मकोड़े हैं उसको खाते हैं, उससे जिंदा रहते हैं, उसमें जो प्लांट्स है उससे ऑक्सीजन लेते हैं, इस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे मैं ला दूंगा, कीड़े कहाँ से खाएंगे? फ्रॉग कहाँ से खाएगा कीड़ा? वो तो ऐसे ही मर जाएगा।
तो उसका इकोसिस्टम, वहाँ का पानी, वहाँ का कीचड़, वहाँ का ये सब फिजिकल एंड वहाँ के जो बाकी प्लांट्स वगैरह उनसे सब एक दूसरे से सर्वाइव करते हैं। तो यही कहलाता है इकोसिस्टम। पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, उसमें रहने वाले प्लांट्स, एनिमल, जितने भी जिंदा चीजें और वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट, वाटर एंड लैंड जो भी है, वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। वहां से उनको हटाइएगा वो नहीं सर्वाइव करेंगे, और मुझे ले जाके मार डालिएगा सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे ले जाके जंगल में डाल दोगे, एक दिन में शेर खा के चला जाएगा। शेर को यहाँ छोड़ दोगे, लोग मार देंगे उसको, भूखे मर जाएगा, खाएगा क्या? तो सबका, तो फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स एक इकोसिस्टम है, ओशियन एक इकोसिस्टम है। अगर तुम फिश जो ओशियन में रहती हैं, जो कि हार्ड वाटर कहलाता है, उनको उठा के पॉन्ड में डाल दोगे, फिश मर जाएंगे। वो भी पानी, ये भी पानी, लेकिन उसका इकोसिस्टम हार्ड वाटर का था, ओशियन वाटर का था, खारे पानी का था। और हमारे पॉन्ड की फिश को उठा के ओशियन में डाल दोगे, वो मर जाएगी, क्योंकि उसका इकोसिस्टम क्या था? सॉफ्ट वाटर का था ना जी, नॉर्मल वाटर का था। तो आपको इकोसिस्टम समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर है, मैं यहाँ पे सब कुछ है, खाने पीने की चीज़ें, मुझे पता है, अच्छा भूख लगी है, ऊपर गए खाना खा ले, प्यास लगी है, बोतल से पानी भरा पी लिया, अच्छा सोने का दिल चाह रहा, सो गए, टीवी देखने का मन है, टीवी देख रहे, हमें सब मालूम है। अगर एक बहुत ही खूबसूरत घर बना के दे दिया जाए मुझे, एक समझ लो कि रेगिस्तान में, और कहा जाए देखिए ये भी, यहाँ भी तो सब कुछ है, यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे सब कुछ, आप यहाँ रहिए, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? नो, वो मेरा इकोसिस्टम नहीं है। वहाँ पे वाटर कहाँ से आएगा, चीजें कैसे करनी, मुझे नहीं मालूम, दैट्स नॉट माय इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर होता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों होते हैं और लाइफ पॉसिबल होती है। कोई भी लाइफ हो, वो फिश हो या फ्रॉग हो या इंसान हो या शेर हो। इकोसिस्टम होता है एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें कुछ खास एरिया, जिसमें खास तरीके के जानवर और प्लांट्स वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करते हैं। जैसे पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, ओशियन एक इकोसिस्टम है, जंगल एक इकोसिस्टम है, और ये सारे बायोस्फीयर के पार्ट हैं। आई होप कि शायद मैं सक्सेस हुआ हूँ आपको बायोस्फीयर और इकोसिस्टम समझाने में, और जितना मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ जानी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें ज़्यादातर लोग बड़े हो जाते हैं और इसमें इनका क्लियर ही नहीं होता कि है क्या है बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। सो एनीवे, बहुत टाइम हो गया है, तो आई विल फिनिश इट। अब आ जाइए पोल्यूशन। इंसान जो है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्वायरमेंट से बहुत छेड़छाड़ करता है। वो इन्वायरमेंट से सारी चीज़ें लेता है। उसको खाना चाहिए, प्लांट्स लेगा, उसको घर बनाना है, प्लांट्स काटेगा, रोड बनाना है, प्लांट्स काटेगा, मिट्टी की खुदाई करेगा, मतलब उसको जो चाहिए वो इन्वायरमेंट को छेड़ रहा है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, इन्वायरमेंट से लेंगे, तो इन्वायरमेंट फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। हमने पानी निकाला, फिर से पानी भर जाएगा बारिश से। हमने मिट्टी कटाई, वापस फिर मिट्टी भर जाएगी बाढ़ से इधर उधर से आके। हमने पेड़ काटे, फिर से पेड़ उग जाएंगे। तो ये तो कवर होता रहेगा। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा नेचर का से खिलवाड़ कर देते हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं, तो उसको वापस भरने में, रिप्लेनिश होने में बहुत सालों लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम धड़ाधड़ पेड़ काटने लगें, उसके बदले पेड़ ना लगाएं, तो पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा। मिट्टी काटते जाएं, पोल्यूशन बढ़ेगा। इंडस्ट्री लगाते जाएं, फैक्ट्रीज, हर चीज़ की फैक्ट्री लगाते जाएं, पोल्यूशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो इससे हमारा पोल्यूशन बढ़ेगा, जो कि वो हमारे लिए ही खतरनाक है। सबसे पहला इसका इफेक्ट होता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? बारिश जो होती है, यहाँ से जो केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में जो केमिकल ऊपर हवा में गया है फैक्ट्री से, वो वाटर, जब पहली बारिश होती है तो वाटर और केमिकल मिलकर रिएक्ट करके वो एसिड बना देते हैं, और फिर वो बारिश होती है। इसलिए कहा जाता है पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो जो एसिड गिरता है, तो एसिड क्या होता है? कोरोसिव होता है। आपने पढ़ा साइंस में, कोरोसिव इन नेचर, खदाड़ता है चीज़ों को, है ना। तो मतलब किसी पेड़ पौधों पे गिरेगा, एसिड रेन होगा, तो उसमें होल करने के लिए काफ़ी होता है। तो हमारे प्लांट्स और हमारे खेती ये सब बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इन्वायरमेंट का उतना ही यूज़ करें, एक्सप्लॉइट करें जितना की ज़रूरत है। ऐसे ही बस बेइंतहा बगैर किसी मतलब हिसाब के ना खर्च करें।
ओके, जुडिशियसली हम उसको खर्च करें, पानी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इसी में एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान से सुनिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खूबी है, वो क्या करता है, हीट अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करता है, हीट को ऑब्जॉर्ब करता है। तो जो दिन में सूरज की रोशनी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है। जब रात हो जाती है, सूरज चला जाता है, तो फिर क्या होता है कि मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट अपने अंदर रोक के रखा हुआ था, उसी हीट से अभी जो हमें थोड़ी बहुत रात में गर्मी लगती है, उसी की वजह से लगती है। सुबह होते होते कितनी भी गर्मी हो, सुबह होते होते हमको थोड़ा सा ठंडा, छत पे सोए रहते हैं तो चादर की जरूरत पड़ जाती है। अगर 12 घंटे के अलावा 24 घंटे की अगर रात होती तो सोचो कि चादर की जगह पे 24 घंटे के एंड में हम कंबल ओढ़ ले चुके होते छत पे सोने में, गर्मी में। क्यों? क्योंकि धूप नहीं होने की वजह से मौसम ठंडा होते जा रहा है। अब ये ठंडा कैसे होते जा रहा है, धीरे धीरे क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने दिन में हीट को अपने अंदर सोख लिया था। अब जबकि सूरज नहीं है तो एडिशनल सोख नहीं पा रहा, तो जो उसने सोखा हुआ था अब वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। तो जैसे जैसे उसमें से गर्मी कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती जाएगी, मौसम ठंडा होता जाएगा। पूरा निकल जाएगा तो एकदम ठंडा हो जाएगा, और भी 24 घंटा कर दोगे तो पता चला बर्फ जम गई, है ना। इसलिए ऊपर वाले ने अपना सिस्टम बनाया है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी जाए तो यानी कि अब ज्यादा गर्मी सोखने लगेगा, यानी ज्यादा गर्मी होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो और गर्मी हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल पूरे दुनिया में जो ग्लोबली पूरे दुनिया में एक साथ गर्मी का लेवल, एवरेज गर्मी है, वो बढ़ जाएगा। पहले मान लो कि पूरा मिला के मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 42 डिग्री जाता था, अब जहाँ 42 जाता था अब वहाँ पे 44 होने लगा, फिर 46 होने लगा। तो इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं, जो आर्कटिक और फ्रिजिड जोन में जो बर्फ जमे हैं, वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। वो पिघलेंगे तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, सी के किनारे जितने भी शहर हैं वो डूबने लगेंगे। तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है? पोल्यूशन की वजह से, है ना जी। तो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, अमाउंट बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करने लगा है, हीट ऑब्जॉर्ब करने लगा है। तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरे दुनिया में ग्लोबली वार्म मतलब गर्मी बढ़ गई है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पूरे दुनिया में गर्मी का जो लेवल है वो बढ़ गया है पोल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ठीक चीज़ नहीं है। जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी, डेंगू और अलग अलग तरीके की बीमारियां बढ़ती शुरू हो जाएंगी। तो इसको पोल्यूशन का हमें ख्याल रखना है, और इस तरीके से बैलेंस वे में हमें नेचर को यूज़ करना है कि नेचर भी अच्छे से रहे, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छे से रहे, और हम लोग भी अच्छे से रहे, हम पे उसका गलत इस्तेमाल असर ना हो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।